हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 2 के नोट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहली क्लास में हमने पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लीजिएगा। आज हम दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं, तो चलेगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा का पात्र कब होता है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से साथ साथ में जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा का पात्र तब होता है जब वह अच्छे कर्म नहीं करता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की पहचान किससे होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य की पहचान उसके कुल, वर्ण और जाति से नहीं होती है, बल्कि उसके कर्म और व्यवहार से होती है। मनुष्य की पहचान किससे होती है? उसके कर्म और व्यवहार से होती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, क्या हमें अपनी आलोचना से घबराना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हमें अपनी आलोचना से नहीं घबराना चाहिए और न ही उसका बुरा मानना चाहिए, बल्कि उन कमियों को दूर करना चाहिए। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कबीर, रहीम और वृंद किस काल के कवि है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर, रहीम और वृंद मध्य काल के कवि है। कौन से काल के कवि है? मध्य काल के कवि है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, अभ्यास करने का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अभ्यास करने का अर्थ होता है किसी कार्य को निरंतर करके उसमें कुशलता प्राप्त करना है। अभ्यास करने का क्या अर्थ होता है? किसी कार्य को निरंतर करके उसमें क्या प्राप्त करना है? कुशलता प्राप्त करना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो किस प्रकार से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, तो देखिएगा साथियों, मोबाइल में आपको डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया होगा वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड, यहाँ पे आपको कक्षा 10 के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो हिंदी के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के सभी चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के दूसरे चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से सभी नोट्स को एक साथ में भी पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतुएं होती है। उनके नाम क्या क्या है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, दूसरा आपके पावश यानी वर्षा ऋतु, तीसरा आपके शरद यानी हल्की सर्दी, चौथा आपके शिशिर यानी तेज सर्दी, पांचवा आपके हेमंत यानी पतझड़ होता है, और छठी आपकी कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, अब दादुर बक्ता भय से कवि का क्या आशय है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अब दादुर बक्ता भय से कवि का आशय है कि मूर्ख मंच पर आ पहुंचे है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, हिंदी की उपभाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी की उपभाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आपके पहला है पश्चिमी हिंदी वर्ग, दूसरा आपके पूर्वी हिंदी वर्ग, तीसरा आपके बिहारी वर्ग,
चौथा आपके राजस्थानी वर्ग और पांचवा आपके पहाड़ी वर्ग है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है किसके भाव छिपाए नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रेम और शत्रुता के भाव छिपाए नहीं जा सकते हैं। तो आपके दूसरे पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अगले चैप्टर के नोट्स देखने के लिए यहाँ पे जो आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप अगले पार्ट के हमारे कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। तो साथियों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।